स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे क्लास 8 सोशल स्टडी चैप्टर 5 का यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। बेसिकली यूनिवर्सल फ्रेंचाइज क्या होता है और भारत का जो इलेक्टोरल सिस्टम है यानी कि वोट देने का या सरकार बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, ये हम आप आज सीखेंगे। 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट चल रही थी तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था, India adopted the principle of adult franchise with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule. Never before in the history of the world has such an experiment been so boldly undertaken. अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी कहते हैं कि भारत ने एक ऐसा सिस्टम अपनाया है जिससे जनता, जो आम जनता है, वो ही वोट देकर अपना सरकार चुन सकती है और डेमोक्रेसी को मेंटेन कर सकती है, डेमोक्रेटिक रूल को बना सकती है। और भारत एक ऐसा देश है जिसने इतिहास में पहली बार ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब वोटिंग देने का अधिकार जनता को दिया गया है और सरकार भी जनता ही बना सकती है। हालांकि इससे पहले भी वोट देने का राइट जनता के पास था, कुछ और देशों में, भारत में नहीं था क्योंकि भारत में ब्रिटिश राज था। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है और इलेक्टोरल सिस्टम काम कैसे करता है। तो स्टूडेंट, इसमें आप देखिए कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है और यहाँ पे लोग वोट देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, सब लोग इधर आप देखिएगा कि वोट देने का एक सिंबल बना हुआ है, यहाँ पुलिस खड़ी हुई है, लोग अपनी खिड़कियों से देख रहे हैं कि हो क्या रहा है ये। योर वोट मैटर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम सीखेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है। ओके, फ्रेंचाइज का मतलब समझ लेते हैं। फ्रेंचाइज का मतलब होता है अ राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट, यानी कि ये एक ऐसा अधिकार है जो भारत के संविधान द्वारा जनता को दिया गया है। यह अधिकार है, जनता के पास है। इसका सिनोनिम क्या है? सफरेज का सिनोनिम होता है फ्रेंचाइज, यानी कि 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वो सभी वोट दे सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं। जो भारत के संविधान निर्माता हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर, इन्होंने ये डिसाइड किया कि भारत में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे सभी को अधिकार मिले वोट देने का, और ये डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए। ठीक है, एवरी एडल्ट सिटीजन गेट्स वन वोट, यानी कि हर व्यक्ति जो भी 18 साल से ऊपर का है उसके पास वोट देने का अधिकार होगा और सभी का वोट बराबर होगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, रेस या रिलीजियन या जेंडर। इस पे फर्क नहीं पड़ेगा कि उसकी एजुकेशन कितनी है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, अमीर है या गरीब है। तो ये सभी के लिए बराबर का अधिकार है। अब इंडिया में जो मिनिमम एज चेंज हुई है, पहले एज क्या थी? 21 ईयर वोट देने की, अभी 18 ईयर है। ये कब चेंज हुई है? 1988 में, यानी 1988 से पहले वोट देने की जो एज थी, आयु थी, वो 21 साल थी। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होता क्या है? बेसिकली कि जब जनता वोट देकर सरकार को चुनती है। और ये इलेक्शन कैसे होता है देख लेते हैं। इलेक्शंस टू द लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनियन टेरिटरी एंड लोकल इलेक्शन इन द विलेजेस एंड सिटीज। ठीक, तो इलेक्शन पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के लिए भी होता है जब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है। स्टेट के लिए भी होता है जब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव का इलेक्शन होता है, और लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत के लिए इलेक्शन होता है। तो स्टूडेंट आप ये देखिए इसमें कि इलेक्शन जो हो रहा है वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज किस आर्टिकल में दी गई है? ये आर्टिकल है 326। तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज किस में दिया गया है? आर्टिकल 326 में। तो स्टूडेंट आप ये देखिए इसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एरिया, जिस एरिया में आप रहते हैं, जहां पर आपके माता पिता का वोट होगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। जब भी आपके पेरेंट्स या आप जब 18 साल के हो जाएंगे तो आप अपने एरिया की वोटर लिस्ट में रजिस्टर होंगे, और जब आप वोटर लिस्ट में रजिस्टर होंगे तभी आप वोट दे सकते हैं। However, one is barred from voting is found guilty of committing certain serious crime. वोट देने का अधिकार किस कंडीशन पे होता है? ये सरकार तय करती है, ये भारत का संविधान तय करता है कि किसको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इंडिया में आपको याद होगा 2024 में 2024 में इलेक्शन हुए थे जिसमें 968 मिलियन वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। कितने एरियाज के लिए? 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए।
कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? एरिया होता है जहां पर लोग अपने नेताओं को चुनते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग अलग अलग होते हैं, उनकी वोटर लिस्ट अलग अलग होती है। सो इंडिया में कितने वोटर हैं? आप देखिए, इंडिया हैज 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि इंडिया में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं? 3.1 मिलियन, एंड 1.3 मिलियन ऑफ देम वुमेन। ठीक। और कितने लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं? 25, 2,50,000। ठीक। सो ये सब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर ही आते हैं। अब स्टूडेंट, वी नीड एन एलेबोरेट एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम टू मैनेज दिस मैसिव एक्सरसाइज। ये जो वोट देने का प्रोसेस होता है, इलेक्शन का प्रोसेस होता है, ये फ्रीली फेयरली कैसे होता है और इसको कौन करवाता है? ठीक है, इसको जो करवाने का काम है, वोट का प्रोसेस या इलेक्शन का प्रोसेस जो भी कंट्रोल करता है वो होता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि वोट शांति से हो जाए, बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाए, कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो, है ना। सो इंडियाज वुमेन, जो भारत की जो महिलाएं हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार है। सो इंडिया वॉज अमंग द अर्ली नेशंस टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जिसने महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट इन स्विट्जरलैंड ओनली इन 1971। यानी कि महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार स्विट्जरलैंड में मिला था वो 1971 में मिला था। और इसके बाद भी महिलाओं ने बहुत लड़ाई लड़ी इसके लिए कि उन्हें उनका डेमोक्रेटिक राइट यानी कि फंडामेंटल राइट जो है वोट देने का, वो दिया जाए अधिकार। इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में जब भारत का संविधान बन गया उसके बाद सभी को वोट देने का अधिकार मिल गया। और साथ ही साथ अब जो भी 18 साल से ऊपर है वो सब वोट दे सकते हैं। 1947 में स्टूडेंट देखिएगा कि भारत में जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? 14%, जिसमें सिर्फ 8% वुमेन है जो पढ़ी लिखी हैं। तो सम आर्ग्यू दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन ओनली टू लिटरेट पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ लोगों ने ये कहा कि जो वोट देने का अधिकार है वो सिर्फ उन लोगों को मिलना चाहिए जो पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अब आप देखिएगा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि सभी को, भारत के प्रत्येक नागरिक को जो 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार क्यों दिया गया है? इससे फायदा क्या होता है? पीपल पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी कि जो जनता है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आवाज उठा सकती है। जनता को शिक्षा, सड़क, रोजगार, इस बारे में वो अपने नेताओं से कह सकती है। ये साथ ही साथ फ्यूचर में कौन सी सरकार होनी चाहिए, एवरीवन इज इक्वल, यानी कि जब वोट की बात आती है, इलेक्शन की बात आती है, तो भारत का हर नागरिक बराबर होता है। 1 पर्सन 1 वोट। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है वोटिंग में, कास्ट, सेक्स, एजुकेशन, वेल्थ, कोई अमीर है गरीब है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो वो आंसरेबल टू द इलेक्टोरेट। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आंसरेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं। और जो वोटर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि देश में किसकी सरकार होना चाहिए, और अगर वो अच्छे नेता चुनते हैं तो सरकार अच्छी होती है और जनता की भलाई के काम करती है। ब्रिजिंग बैरियर्स, इनेबलिंग पार्टिसिपेट, इंश्योरिंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। अब स्टूडेंट इस टॉपिक में देखिए कि ये जो इलेक्शन होता है उससे फायदा क्या होता है और देश की सरकार चलती कैसे है। डेमोक्रेसी थ्राइव्स when eligible citizen can freely and fairly participate in the electoral process. इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट? जो वो प्रोसेस जब वोट दिया जाता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जब वोट दिया जाता है तो उसको इलेक्टोरल प्रोसेस कहते हैं। वोटिंग इन इलेक्शन इज अ पावरफुल वे फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर विल। यानी कि अगर जनता चाहती है कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए तो वो ऐसे नेताओं को चुनेगी जो शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, एजुकेशन को और इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इससे मतलब ये पता चलता है कि जो जनता है वही देश का भविष्य तय करती है। इंडिया इज अ लार्ज, डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स कंट्री। इंडिया बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री है, यानी कि यहाँ अलग अलग धर्म, जाति, रेस, कलर सभी लोग रहते हैं। ठीक। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है
वो कैसी है आप देखिएगा कि द टू इलस्ट्रेट द पॉपुलेशन ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन इंडिया इज 15 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ यूके। यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में जितनी पॉपुलेशन है उससे 15 गुना पॉपुलेशन हमारे देश में है। इंडिया 6 गुना बड़ा है किससे? फ्रांस से। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, हमारे यहाँ वो भी है। तो बेसिकली हमारा देश एक बहुत विशाल देश है और इस सिचुएशन में इतने विशाल देश के लिए इलेक्शन कराना, वो भी एक ही बार में, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इस काम को करता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है? इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करती है और साथ ही साथ ये फ्रेंचाइज यानी कि सभी लोगों को ये अधिकार देती है कि आप सभी लोग वोट डालिए। हालांकि देश की जनता कई परसेंट ऐसा है जो वोट नहीं देती है। अब जो इलेक्टोरल ऑफिशियल्स होते हैं यानी कि जो लोग वोट डलवाते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये जगह जगह जाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप इलेक्शन में वोट दीजिए। 2024 में 2024 में पहली बार क्या हुआ कि जो लोग डिसेबल थे या अपना वोट घर से ही डालना चाहते थे या कहीं बहुत दूर, जैसे आर्मी पर्सनल होते हैं, हमारे आर्मी के जवान होते हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने एरिया में वोट नहीं डाल सकते हैं, तो उनके लिए पोस्टल वोटिंग सिस्टम शुरू किया गया। यानी कि वो पोस्ट करके कार्ड से अपना वोट डाल सकते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी लाइक ब्रेल। अब ब्रेल टेक्निक क्या होती है? जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो लोग ब्रेल टेक्निक से अपना वोट डाल सकते हैं और सरकार व्हील चेयर भी प्रोवाइड करवाती है, रैम्प्स भी प्रोवाइड करवाती है। यानी कि जब इलेक्शन होता है तो सरकार जनता के लिए बहुत कुछ करती है। अगर आप और भी बहुत ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप देखिएगा आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इलेक्शन में। आप देखिए यहाँ सरकार ने व्हील चेयर प्रोवाइड करवाई है, यहाँ जो हमारे जनता है वो अलग अलग तरीके से वोट देने जा रही है। तो वोट देना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कास्ट वोट। ओके, अब आप देखिए ये सब लोग अपना अपना वोट डाल रहे हैं। ओके, 34% of eligible voters did not exercise their rights to vote। यानी कि आप सोचिए स्टूडेंट कि 34% जो वोटर्स हैं वो 2024 के इलेक्शन में जिन्होंने वोट नहीं डाला था। तो वोट ना डालना एक गलत बात है। सभी लोगों को अपना वोट देना चाहिए ताकि देश के विकास में सहायक हो सके। अगर हिस्टोरिकल हम इसका देखें एस्पेक्ट, तो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, 10th सेंचुरी में लिखी गई है। इसमें भी सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि नेताओं को चुनने का प्रोसेस बताया गया है। अब इसमें होता है क्या है, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने नाम लिखकर, जो पत्ते हैं पेड़ के उनको लिखकर एक मटके में डाल देते हैं, पॉट में, बर्तन में, और फिर उस बर्तन को बंद कर देते हैं। फिर एक किसी छोटे बच्चे से उससे पत्तियां निकलवाते हैं जिन पे नाम लिखा होता है और उससे फिर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है जिसका भी नाम होता है। अब स्टूडेंट, अगर आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास के मॉनिटर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वोटिंग हो सकती है। इसमें इस चैप्टर में पूरा प्रोसेस बताया गया है। आइए स्टूडेंट ये सीखते हैं कि स्कूल में भी कैसे इलेक्शन हो सकता है। अगर एनुअल इलेक्शन है क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए, तो उसमें क्या होगा, 2-3 लोग खड़े हुए हैं, जैसे अहमद, गुरमत एंड रवि, ये 3 लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं। सो इन्होंने कहा कि हमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना है। अब इसके लिए इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन के लिए क्या होगा, कुछ रूल्स बनाए गए हैं। अब सभी लोग अपना कैंपेन करेंगे। अहमद क्या कहते हैं? अहमद प्रॉमिस करते हैं कि मैं क्लासरूम की सफाई रखूंगा, प्लेग्राउंड की सफाई रखूंगा। गुरमत कहते हैं कि वो क्लास को ऐसा बनाएंगे जिससे लोग, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें और कोचिंग दे सकें और म्यूचुअल सपोर्ट दे सकें। रवि कहते हैं कि हम अपनी क्लास का टाइम टेबल में आर्ट्स करिकुलम, म्यूजिक, थिएटर, विजुअल आर्ट्स, इन सबको इन्वॉल्व करेंगे। तो ये 3 लोगों ने अलग अलग प्रोमिस किए हैं अपने क्लास के स्टूडेंट से। अब इन लोगों ने कैंपेन करना शुरू कर दिया है। कैंपेन क्या होता है स्टूडेंट? बेसिकली प्रचार करना। अब गुरमत ने क्या अपना कैंपेन कैसे शुरू किया है? इन्होंने नोटिस बोर्ड पे अपना कैंपेन या पोस्टर लगा दिया है। अहमद पुट अप पोस्टर, अहमद ने पोस्टर लगाए, गुरमत ने नोटिस बोर्ड यूज किया और अपनी क्लासमेट से बात की। रवि ने क्या किया? रवि ने लंच टाइम में म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी और लोग, बच्चों को समझाया कि हम ये करने वाले हैं।
इलेक्शन ऑफिसर कौन है यहाँ पे? उषा जी हैं। तो उषा जी का काम क्या है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। तो उन्होंने पूरी क्लास को रूल समझा दिए हैं और ये कहा है कि जिस जिसको जो भी बच्चे हैं उनको जो कैंडिडेट पसंद हो उनको वोट दीजिए और फिर उनको जिताइए। अब आता है वोटिंग का दिन। वोटिंग वाले दिन क्या होता है कि एक बैलेट पेपर बनाया जाता है। बैलेट पेपर क्या होता है? बेसिकली बच्चों, एक बॉक्स होता है जिस बॉक्स में सभी लोग अपना जो भी नेता चुनना चाहते हैं उसका नाम या उसके सिंबल पर मोहर लगाकर उस बॉक्स में डाल देते हैं। ये होता है बैलेट पेपर। So, Miss Usha also ensured that there was a ballot paper in Braille for Neha. अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो ब्लाइंड होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए ब्रेल टेक्निक यूज की जाती है जब वो अपना वोट दे सकते हैं। तो इनकी क्लास में भी एक नेहा लड़की है जो ब्लाइंड है, उसके लिए ब्रेल इलेक्शन बैलेट पेपर बनाया गया है ताकि वो भी अपना वोट दे सके और अपने क्लास का मॉनिटर चुन सके। अब स्टूडेंट रिजल्ट का दिन आता है। तो आफ्टर ऑल 33 वोट वर कास्ट। टोटल वोट कितने पड़े हैं? 33। उषा जी ने बुलाया है मिस शीबा को। क्यों? ताकि वो विटनेस हो जाए काउंटिंग प्रोसेस के, वो देख सकें काउंटिंग प्रोसेस सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। द रिजल्ट वर अनाउंस। अब रिजल्ट अनाउंस होता है। अहमद को कितने वोट मिले हैं? 8। गुरमत को कितने मिले हैं? 12। और रवि को कितने मिले हैं? 10। तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं? गुरमत को। गुरमत विद द मोस्ट वोट्स वॉज डिक्लेयर्ड द न्यू क्लास रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि जो गुरमत है उनको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और अब ये ही क्लास के नए रिप्रेजेंटेटिव हैं। अहमद और रवि अब इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि ओके, वेरी गुड, यू प्लेड वेल। सो स्टूडेंट, आप देखिएगा कि हमारे देश में एक ऑप्शन और होता है जिसे हम कहते हैं नोटा। नोटा का मतलब क्या होता है? नन ऑफ द अबव। यानी कि जब आप वोट देने जाते हैं और कोई भी नेता जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर आपको वो पसंद नहीं है, आप नहीं चाहते कि इस नेता को चुने और उसमें कोई भी आपकी पसंद का नेता नहीं है, तो आप नोटा का बटन भी दबा सकते हैं। नोटा का बटन दबाने से ये होगा कि आपने अपना वोट तो दिया लेकिन आपका वोट किसी को नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट? तो इससे क्या होता है? नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबव, यानी कि हमें इन सभी में से किसी को नहीं चुनना है। अब देख लेते हैं स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा कि द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन बेसिकली करता क्या है और इसका काम क्या होता है? तो स्टूडेंट, इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यानी हमारे देश में जो सरकार चलती है उनको नेता चुनते हैं, वही नेता सरकार चलाते हैं और इन नेताओं को जनता चुनती है। फिर ये जनता से चुने हुए नेता लोकसभा में जाते हैं जिसको लोअर हाउस कहते हैं और उसके बाद ये पूरे देश के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, है ना? तो स्टूडेंट, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है। अब इलेक्शन जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन वो दो तरीके के इलेक्शन मैनेज करता है। ये हम नेक्स्ट लेटर या आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके के ये इलेक्शन करवाता है। इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्टूडेंट कि इलेक्शन कमीशन बेसिकली क्या है? एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है ये? इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाती है। कब बनी थी ये? 1950 में। ठीक है, जब हमारे देश का संविधान लागू होता है। ठीक, और ये किस किस के इलेक्शन कराती है? लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा के इलेक्शन कराते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन कराते हैं और जो राज्य हैं हमारे देश में, जितने भी स्टेट हैं, उन सबके इलेक्शन कराते हैं। साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन कराते हैं। भारत में जो पहली बार इंडिपेंडेंट जनरल इलेक्शन हुए थे, मतलब जनरल इलेक्शन हुए आजाद भारत में, 1951 में हुए थे। ये स्टूडेंट डेट्स याद रखिएगा कि 1951 में भारत में पहली बार जनरल इलेक्शन हुए थे। अब इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है? ये सबसे पहले डेट फिक्स करते हैं कि कौन सी डेट पे इलेक्शन होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। साथ ही साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि कानून का पालन करने के लिए ये कहते हैं कि सभी को कानून का पालन करना चाहिए। ओवरसीइंग द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी कि जब तक इलेक्शन चलता है और जब इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता रहता है। ये पूरे प्रोसेस पे नजर रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आप देखिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
कहाँ कहाँ काम करता है देख लेते हैं। नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। नेशनल लेवल पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। स्टेट लेवल पे कौन कौन होता है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है और उसके अंडर में 2 लोग और होते हैं जिनको कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो वोटर लिस्ट को मैनेज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब वोटर लिस्ट को मैनेज कैसे किया जाता है ये हम देख लेंगे। मैनेजिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। मैनेजिंग इलेक्शन इन इंडिया इज अ मैमथ टास्क। देखिए स्टूडेंट, हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है और लगभग 35 साल से ऊपर के युवा 60% से ज़्यादा है। यानी कि ज़्यादातर जो हमारे देश की आबादी है वो यूथ है, 18 साल से ऊपर है। और इन सभी की वोटर लिस्ट बनाना, इनका नाम लिखना और फिर इनसे वोट डलवाना, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, इट इज़ अ मैमथ टास्क। बहुत बड़ा काम होता है ये। इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं एंड द इलेक्टोरल सिस्टम इज मैसिव एंड नीड टू वर्क एफिशिएंटली। इलेक्टोरल सिस्टम के थ्रू ही काम करवाना है जिससे हमारे देश में लोकसभा या जो भी है लोकसभा के इलेक्शन वहाँ अच्छे से हो सके। अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे बड़ा काम ये होता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पीरियोडिसिटी में इलेक्शन कराता है। यानी कि एक दिन में ही पूरे देश में इलेक्शन नहीं होंगे, हर जगह अलग अलग डेट्स रखी जाती हैं ताकि जो जनता है वो आसानी से वोट दे सके। वरना अगर पूरा देश एक ही दिन में वोट देने आ जाएगा तो बहुत भीड़ हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। अब टोटल वोटर्स कितने हैं? 968 मिलियंस वोटर हैं हमारे यहाँ देश में। 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं और लगभग 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं। स्टूडेंट, पोलिंग स्टेशन क्या होता है? वो जगह जहां पर लोग वोट डालते हैं जाके। तो आप सोचिए कि 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं जहां लोग अपना वोट देते हैं जाके। अब ये लोग कौन होते हैं? ये सब लोग, कोई टीचर होता है और कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, ये सब लोग वोट डलवाने का काम करते हैं। यानी कि इनकी ड्यूटी लगती है और ये लोग जाते हैं और जनता की हेल्प करते हैं ताकि जनता आसानी से वोट डाल सके। स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लीजिएगा, इसको सीखिए आप एक बार कि 84th ऑफ द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिजर्व फॉर पर्सन फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। यानी कि 84 जो लोकसभा है, 84th लोकसभा है, उसमें शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया। और 47 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कि 47% रिजर्व किसके लिए है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। अब वोटिंग का प्रोसेस देखिए स्टूडेंट, ये वोट डाले जा रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं और वोट देने के लिए खड़े हुए हैं, है ना। ये लोग चेक कर रहे हैं कि मैनेज कर रहे हैं कि इलेक्शन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसमें जो पोलिंग ऑफिसर है वो क्या करता है? जो वोटर लिस्ट है उससे मैच करता है आपका नाम और आपकी आईडी प्रूफ। फिर दूसरा पोलिंग ऑफिसर क्या करता है, मतलब वो लोग, जो सरकारी अफसर जो पोलिंग स्टेशन पे बैठे हैं, यानी कि वोटिंग स्टेशन पे बैठे हैं जहाँ वोट देने जा रहे हैं, इन सबकी उंगली पर स्याही लगाता है और सिग्नेचर करवाता है। इसके बाद उन्हें एक चिट दी जाती है ताकि वो चेक कर सकें अपना जो भी इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद आप जाते हैं और इस तरीके का एक बॉक्स बना होता है जिसमें वोटिंग मशीन रखी होती है। आप उसका बटन दबाते हैं और बटन दबाने के बाद आपका वोट डल जाता है। पहले स्टूडेंट ये मशीन नहीं थी, यानी कि ईवीएम नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले पेपर पे वोट दिया जाता था, लेकिन अब किससे वोट दिया जाता है? ईवीएम से। और आप अपना वोट कैसे चेक कर सकते हैं? वीवीपैट से। जिससे क्या होता है, जब आप वोट दे देते हैं तो एक स्लिप निकल कर आती है जिससे ये पता चलता है कि आपने किसको वोट दिया है, वोट डालने में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। सो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट इसको कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है? नमीबिया, भूटान, यहाँ यूज किया जा रहा है। लेकिन अब साथ ही साथ भारत में भी यूज किया जा रहा है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी आप वोट देंगे वो रिकॉर्ड हो जाता है ताकि उसमें कोई गड़बड़ ना हो, आपको ये पता रहे कि हमने वोट किसको दिया है। नाउ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है स्टूडेंट? बेसिकली द कोड इज फॉलोड टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन।
कोड का मतलब होता है कानून। कानून, ऐसे नियम, रूल या ऐसे प्रिंसिपल्स हम कह सकते हैं कि जिससे फ्री और फेयर यानी कि साफ सुथरे इलेक्शन हो, कोई गड़बड़ ना हो, बिना किसी गड़बड़ी के इलेक्शन हो जाए। सो अब क्या इंपॉर्टेंट कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं ये देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे रूल्स, देयर आर रूल्स दैट द पार्टी इन गवर्नमेंट मस्ट फॉलो। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। अब क्या रूल फॉलो करने होंगे कि ये ऐसे रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकते, सरकारी रिसोर्सेज, यानी कि आप सरकार की कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं कर सकते। आपको इलेक्शन लड़ना है तो अपने पैसों से लड़िए। जैसे नो न्यू स्कीम एंड प्रोजेक्ट्स आर टू बी अनाउंस दैट में इन्फ्लुएंस वोटर। जैसे अभी इलेक्शन हुए थे स्टूडेंट बिहार में, तो उस टाइम में बिहार सरकार ने इलेक्शन का अनाउंसमेंट होने के बाद जनता को, वहां की महिलाओं को 10,000 रुपए प्रत्येक महिला को दिए थे। तो ये स्कीम आप नहीं बता सकते जब इलेक्शन की डेट घोषित हो जाती है। All candidates are expected to exercise discretion and restraint to ensure that the election take place peacefully. जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको नेता बनना है, वो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि वो किसी तरीके की गड़बड़ ना करें और इलेक्शन को पीसफुली कराएं। जो कैंडिडेट हैं वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना करें, चाहे डरा धमका कर या लालच देकर वोटर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं नेता लोग। अब कोड ऑफ कंडक्ट के दो एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे हमने ऊपर बताया आपको। जैसे इलेक्शन की डेट आ चुकी है, लोग वोट डालने के लिए तैयार हैं, तभी अचानक कोई नेताजी आते हैं और कहते हैं कि हम सभी महिलाओं को साड़ियां बांटेंगे। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कोई अब्यूजिव, कोई नेता किसी दूसरे नेता के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट कैंपेनिंग फॉर द रूलिंग पार्टी, यानी कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो पार्टी के लिए कैंपेन नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते। और अब आप ये इमेज और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कार में पैसे रखे हुए नेताजी खड़े हुए हैं, को ये पुलिस ने पकड़ लिया है, यानी कि इलीगल तरीके से पैसे नहीं ले जा सकते आप। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ये भारत में सबसे पहले 1960 में केरला में लागू हुए। ठीक है, जिससे सभी पूरे देश में उसके बाद ये लागू हुए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1962 के जनरल इलेक्शन में और 1991 के इलेक्शन में ये लागू कर दिया कि कोड ऑफ कंडक्ट अब पूरे देश में लागू किए जाते हैं। अब कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे टी.एन. शेषन का एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी होता है। टी.एन. शेषन जी 1919 में 1990 में ये इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स यानी कि सुधार किए इलेक्शन में। सबसे पहले इन्होंने इंश्योर किया, यानी कि देश की जनता को ये पक्का कर दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, किसी तरह की गड़बड़ नहीं होगी। वोटर आईडी इन्होंने सबकी बनवाई ताकि कोई डुप्लीकेट यानी कि प्रॉक्सी वोट ना कर सके। और टी.एन. शेषन ने बहुत हार्ड वर्क किया है इसके लिए, ताकि जनता के अधिकार न छीने जा सके, जो जनता का वोट देने का अधिकार है वो ना छीना जा सके। तो स्टूडेंट, नाउ हम सीखेंगे कि इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि इंडिया में इलेक्शन होता कैसे है। ठीक है, इलेक्शन इन इंडिया आर ऑफन रेफर टू एज द फेस्टिवल। भारत में जब वोट डालने का दिन होता है तो उसको एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इसको कहते हैं फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहाँ है? भारत में, विशाल देश है। एक ऐसा दिन होता है ये वोट डालने का जब जनता बिना किसी डर के अपना वोट डालती है। ठीक, वी नो दैट इंडिया फॉलो अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। हम ये जानते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम से सरकार बनाई जाती है। लोकसभा नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं। एंड लोकल बॉडीज यानी कि सिटी एंड विलेज लेवल, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 543 कंस्टिट्यूएंसी, यानी कि जो हमारा देश है वो कितनी कंस्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है, यानी कि वोटिंग के लिहाज से देखें तो यहाँ वोटिंग के लिए कितने एरियाज में बटा हुआ है? 543 एरियाज में, लोकसभा के इलेक्शन के लिए। जो
कैंडिडेट लोकसभा यानी कि दिल्ली जो पार्लियामेंट बना है दिल्ली में वहां के लिए चुने जाते हैं उनको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो कैंडिडेट स्टेट यानी कि राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद के अंतर्गत चुने जाते हैं उनको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये डिपेंड किस पे करता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अब स्टूडेंट इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब होता है कि एक कैंडिडेट जो सबसे ज्यादा यानी कि सभी कैंडिडेट्स में ज्यादा से ज्यादा वोट पाएगा वही नेता चुना जाएगा। जैसे अ कैंडिडेट कैन विन विदाउट सिक्योरिंग इवन 50% ऑफ द टोटल वोट्स। अब आप देखिएगा स्टूडेंट, जैसे हमने ऊपर क्लास का एक गुरमत के क्लास का एक एग्जाम्पल देखा था, उस एग्जाम्पल में क्या हुआ, टोटल वोट कितने डाले गए 33 और गुरमत को कितने मिले टोटल 12। लेकिन 3 कैंडिडेट खड़े हुए थे इलेक्शन में, उनमें सबसे ज्यादा वोट गुरमत के थे, इसीलिए गुरमत यहां जीत जाता है। तो स्टूडेंट इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट। सो द लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कहा जाता है? कई नामों से जाना जाता है। जो राज्यों में जो विधानसभा या विधान परिषद होता है, इसको देखिए विधानसभा एंड नियमा सभा इसको कहा जाता है। स्टूडेंट जब वोटिंग हो जाती है तो रिजल्ट आता है और रिजल्ट में हमें पता चलता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार बनाई है। इसमें एक डेफिनेशन दी है कोलिशन। कोलिशन का मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर काम करती हैं। आफ्टर द वोटिंग प्रोसेस इज कंप्लीट, अब जनता वोट डाल चुकी है, गवर्नमेंट अब इंतजार कर रही है, जनता इंतजार कर रही है कि इसकी सरकार बनती है। सो द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ कोलिशन विनिंग अ मेजोरिटी ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा फॉर्म्स द नेशनल गवर्नमेंट। अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन में वोट कम आते हैं तो वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या राजनीतिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। ऐसा ही स्टेट लेवल पे भी होता है और चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे चुना जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एमएलए? एमपी और एमएलए में क्या डिफरेंस होता है? एमपी रिप्रेजेंट अस इन द नेशनल पार्लियामेंट। एमपी क्या करते हैं? हमें नेशनल पार्लियामेंट में ये रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि दिल्ली में। ठीक है, जो हमारा पार्लियामेंट बना हुआ है लोकसभा और राज्यसभा, वहां ये रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ एमएलए कौन होते हैं? एमएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि स्टेट राज्यों में हमें रिप्रेजेंट करते हैं। इफ अ पार्टी और कोलिशन विंस अ मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा, इट फॉर्म्स द नेशनल गवर्नमेंट एंड इट्स लीडर बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। जो भी एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं और फिर उस नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से स्टेट में होता है, राज्यों में होता है, मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो स्टेट और राज्य में एक बात याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता। अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखें या यूनियन लेवल पर देखें तो इलेक्शन एमपी के लिए होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। ये सभी एमपीज मिलकर इलेक्शन जीतते हैं और फिर अपना एक नेता चुनते हैं जो लोकसभा में हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री। और इसी तरीके से राज्य में होता है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं ये सब मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं जिसको चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। इसी तरीके से अब इलेक्शन का जो सिस्टम है वो ग्रास रूट लेवल पे भी होता है जिसको हम कहते हैं पंचायत राज इलेक्शन। ठीक है, तो यहां पर भी इलेक्शन का सिस्टम होता है। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये वोट देने के अधिकार को सुनिश्चित करती है यानी कि इंश्योर करती है ताकि जनता बिना किसी डर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। अब स्टूडेंट आपने सीखा कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के लिए तो जनता सीधे वोट देती है, लेकिन राज्यसभा में जो नेता होते हैं उनके लिए जनता वोट नहीं देती है। वो कैसे चुने जाते हैं? जो राज्यसभा के नेता होते हैं वो चुने जाते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखिए। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट कि आप सर्वोदय स्कूल को इमेजिन कीजिए। यहाँ पर एक स्कूल है
जो स्पेशल काउंसिल का स्कूल है, इफ द मेंबर ऑफ दिस काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द क्लास रिप्रेजेंटेटिव इट विल बी एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। अगर कोई स्कूल है और उस स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव मिलके, यानी कि मॉनिटर सभी मिलके एक और मॉनिटर चुनते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, मान लीजिए उसको कहा जाता है राज्यसभा का मेंबर। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन इसको कहा जाता है। डिसोल्यूशन की डेफिनेशन दी है स्टूडेंट, ये देख लीजिए। एक्सपायरी ऑफ टर्मिनेशन ड्यू टू द एंड्स ऑफ इट्स टर्म और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन, यानी कि अगर सरकार कितने साल के लिए होती चुनी जाती है, 5 साल के लिए। हर 5 साल में इलेक्शन होता है और 5 साल बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ लोकसभा डिसॉल्व होती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है। डिसॉल्व का मतलब है खत्म नहीं होती है। और फिर उसके बाद इलेक्शन आता है, इलेक्शन होने के बाद जो भी रिजल्ट हो वही सरकार बनती है। 245 मेंबर होते हैं राज्यसभा में, जिसमें 233 इलेक्ट किए जाते हैं और 12 मेंबर नॉमिनेट्स किए जाते हैं, यानी कि चुने जाते हैं। इन मेंबर्स के लिए कोई वोटिंग नहीं होती। जो 12 मेंबर हैं इन्हें प्रेसिडेंट साहब चुनते हैं। इसी तरीके से अब आप देखिए, मोर पॉपुलस स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश हैव मोर सीट्स। अगर आप सोचते होंगे कि सीट्स का चुनाव कैसे होता है, तो देखिए ये पॉपुलेशन के बेस पे होता है। किसी राज्य के पास 10 सीट हैं लोकसभा के लिए, किसी के पास 50 हैं, किसी के पास 80 हैं, किसी के पास 2 हैं। तो ये सीट्स कैसे होती हैं, ये इस तरीके से होती हैं कि आपकी राज्य की पॉपुलेशन कितनी है, आबादी कितनी है। जैसे अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में सबसे ज्यादा जो एमपीज चुनते हैं, कहाँ से चुने जाते हैं, उत्तर प्रदेश से, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश से। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। इसके जो कैंडिडेट हैं या नेता हैं राज्यसभा के, वो इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्टली। राज्यसभा का टर्म कितना होता है, 6 साल, और लोकसभा कितने साल के लिए होती है, 5 साल के लिए। ये कभी राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, खत्म नहीं होती है। और राज्यसभा के जो 1/3 मेंबर हैं, वो हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस। आप समझ गए होंगे कि जो वोटिंग प्रोसेस है वो कैसे होता है। अब यहां हम बात करेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, आप इसको देखिए कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है इलेक्शन का, जिसमें जो वोटर्स होते हैं, वो वोटर्स, अगर किसी वोटर्स को मान लीजिए कैंडिडेट ए पसंद है और उसके बाद बी पसंद है, उसके बाद सी पसंद है, तो जो वोटर्स होते हैं वो इसी तरीके से वोट करते हैं कि पहले वो चाहेंगे कि ए हमारा नेता बने, फिर बी हमारा नेता बने, फिर सी। तो इस सिस्टम को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि वोट ट्रांसफर होता रहता है ना स्टूडेंट। तो ये राज्यसभा में चलता है। ठीक, ये सिस्टम, ये प्रोसेस राज्यसभा में चलता है। लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और एमएलए देखिए, एमएलए वोट इन डायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। और राज्यसभा में इलेक्ट कितने मेंबर किए जाते हैं, 233। और वो मेंबर कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। और ये डिपेंड किस पे होता है, पॉपुलेशन पे। तो स्टूडेंट ये थोड़े से फैक्ट हैं, ये आप याद कर लीजिएगा कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता, और इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। एमएलए वोट कैसे देते हैं, जब राज्यसभा का होता है तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ताकि वोट से अपने नेताओं को चुन सकें। इलेक्शन प्रेसिडेंट के कैसे होते हैं स्टूडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ये भी इनडायरेक्ट होता है। अब प्रेसिडेंट को कौन कौन चुनते हैं, एमपीज और एमएल, लोकसभा के एमपीज, राज्यसभा के एमपीज, है ना, एमएलएस, और यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो हमारी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और पुडुचेरी, इनके नेता, यानी कि 4 हाउसेस, 4 जगह से प्रधानमंत्री को वोट दिए जाते हैं। सबसे पहले एमपीज, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली और पुडुचेरी, और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। तो ये सब राष्ट्रपति को वोट देते हैं, और इनका भी प्रोसेस सेम होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू ही राष्ट्रपति को चुना जाता है।
स्टूडेंट यहाँ एक डेफिनेशन लिखी है, बायकैमरल लेजिस्लेचर। इसका मतलब होता है टू हाउसेस या टू चैम्बर्स। जैसे हमारा पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, और नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल इज नॉट इन्वॉल्व। कौन कौन लोग इन्वॉल्व नहीं होते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? 12 मेंबर जो राज्यसभा में नॉमिनेट किए गए हैं, जिसको राष्ट्रपति जी ने चुना है, ये सभी मेंबर्स वोट नहीं करेंगे। नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो राज्यों में नॉमिनेट मेंबर हैं वो वोट नहीं करेंगे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड इन बायकैमरल लेजिस्लेचर। अब इसमें राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में संघ यानी यूनियन टेरिटरीज के दो राज्य हैं जो वोट देते हैं राष्ट्रपति के लिए, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे हमें यह पता चलता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है और ये भी एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? ये द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस। यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं उनको पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स मिलकर चुनते हैं। प्रेसिडेंट, ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये कौन होते हैं? ये चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। और लोकसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं? उनको स्पीकर कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, लोकसभा के चेयरमैन को स्पीकर कहा जाता है और राज्यसभा के चेयरमैन को वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है। नाउ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं ये देख लेते हैं स्टूडेंट। इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है ये सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। और इसमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं कि जो नेता लोग होते हैं वो पैसों से वोटर्स खरीदने की कोशिश करते हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होता है और ये अर्बन एरियाज में बहुत होता है। साथ ही साथ ये नेता झूठे वादे भी करते हैं। और इसके अलावा आप देखिएगा कि मीडिया एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं जिससे ये जनता को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो स्टूडेंट, जब आप बड़े हो जाएं और वोट दें तो आप बहुत सोच समझ के वोट दीजिए। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने सीखा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं हमारे, और सभी लोगों को वोट देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा यहाँ एंड होता है। अब हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चीज सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।